फाइन। हम लोग क्या बात कर रहे थे? इंटीग्रिटी, करेक्ट। क्या होता है इंटीग्रिटी, जरा सुने। व्हाट इज इंटीग्रिटी? सॉरी, होलनेस। क्या चीज का होलनेस? ओके, 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 फाइन, ओके, ओके, फाइन। तो ये सभी चीज इंपॉर्टेंट था, करेक्ट। तुम बताओ इंटीग्रिटी के बारे में क्या जानती हो? एंड एक्यूरेसी। सुनी लियो। ओके, ठीक है। टुडे विल सी अकाउंटेबिलिटी। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में, करेक्ट। क्या होता है जरा बताओ अकाउंटेबिलिटी। आज पूरा चैप्टर ही हम लोग अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? जो भी हमने काम किया है आंसरेबल प्लस रिस्पांसिबिलिटी, इसमें बहुत अच्छा। ट्रांसपेरेंसी इसमें आंसरेबल होना चाहिए, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी का कोई बात नहीं है, पर इसमें रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, वेरी गुड, इट इज़ अ रिस्पांसिबिलिटी। चलो, बहुत अच्छा बात है। देखो, हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि बहुत सारा इंडेक्स निकलता है। तुम लोग जानते हो, कभी HDI का इंडेक्स निकलता है, कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का निकलता है इंडेक्स। तो उसमें आमतौर पे क्या बात करते हैं कि भारत बहुत पीछे चलता है इसमें, करेक्ट। इंडिया बहुत पीछे चला जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है इंडिया बहुत पीछे होने का? ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। वन रीज़न इज अकाउंटेबिलिटी। एक सबसे बड़ा रीज़न है अकाउंटेबिलिटी का भी। अकाउंटेबिलिटी अच्छा हो तो एक सिस्टम बहुत ही अच्छा हो सकता है। कैसे कहोगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से पीपल का जो फेथ है ना, वो बना रहता है। जहाँ पीपल का फेथ बना हो ना, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि पीपल भी जुड़ जाते हैं, और जब पीपल जुड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए ना, तो इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। चाहे वो इंडिया INM का बात हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात हो, चाहे सोशल ऑडिटिंग का बात हो, सभी चीज़ में यदि पीपल पार्टिसिपेशन बेटर है तो रिजल्ट बेटर होगा। तो हम आए दिन देखते हैं कि जो बड़ा बड़ा इंडेक्स आता है, इसमें बहुत बंद कर दो, इसको बंद कर दो। नो वन इज अलाउड। अब किसी को अलाउ मत करना। अब जब हम पीछे हो जाते हैं तो इसका रीज़न है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं, जैसे एब्सेंटिज्म। कई लोग एब्सेंट हो गए, टाइम नहीं कर पाए, टाइम पे नहीं आके काम कर पाए, करप्शन हो गया, नेपोटिज्म हो गया, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। अब करप्शन हो गया। करप्शन क्यों हो गया? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं था, तभी तो करप्शन हुआ। अब इतने लोग बोलते हैं कि सरकारी जॉब करना है। चलो ठीक है, सरकारी। क्यों सरकारी जॉब करना है? क्योंकि करप्शन करना है। क्यों सरकारी जॉब करना है? क्योंकि काम ही नहीं करना है, अकाउंटेबिलिटी ही मेंटेन नहीं करना है। तो जब इस तरह का व्यवस्था रहेगा तब अकाउंटेबिलिटी कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जो मेन रीज़न है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? ये ऑब्लिगेशन है। देखो स्टैंडर्ड में बताता हूँ डेफिनेशन। ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि यस आपको करना होगा। किसके लिए ऑब्लिगेशन है? जो पावर को होल्ड करके रखा है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी है जो पावर को होल्ड करके रखा है। और क्या चीज का ऑब्लिगेशन है? कि यस यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि सुनील ने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज an obligation who is holding power to take responsibility, and for that you have to be responsible, you have to be answerable. Take responsibility and to be answerable, to be answerable for behavior and action. समझे? तो accountability is an obligation for a person who is in power to take responsibility and to be answerable for their behavior and their action.
समझ गए ना? अपने बिहेवियर के लिए, अपने एक्शंस के लिए यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी आंसरेबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक कदम आगे है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना होगा, दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, प्लस ये भी दे रहे हैं कि जो भी आप एक्शन करोगे, जो भी आपका बिहेवियर होगा, उसके लिए यू हैव टू बी आंसरेबल। तो एक कदम आगे है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबल इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। समझ गया ना? होप सो। अब व्हाट इज द रीजन? क्या ऐसा कारण है? कैसे हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं किसी का? हाउ टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी? क्या तरीका हो सकता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का? सबसे पहले तो नंबर 1 है कि यस, इट इज अ मोरल एथिकल कंपल्सन या डिजायर या फिर नीड। हर आदमी यदि पब्लिक सर्वेंट है तो उसको अंदर से ही मोरल आना चाहिए कि यस, हम पब्लिक सर्वेंट है, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ ब्यूरोक्रेसी, आई हैव टू डू गुड थिंग्स। तो एक अंदर से आया इंटरनल, और एक क्या हो सकता है? लीगल कंप्लायंस। आप यदि नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। या तो हम अकाउंटेबिलिटी हम कैसे मेंटेन करवा सकते हैं किसी लोग से जो पावर में है? एक तो उस लोग के अंदर मोरल एथिकल वैल्यूज होना ही चाहिए, तभी वो पावर में है। कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए हम लीगल रिक्वायरमेंट, जो लीगल कंप्लायंस है, वो बना देते हैं। तो ये दो ऐसा चीज है जिसके वजह से हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवा सकते हैं किसी भी पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है पावर को। समझ गए ना? तो देखो अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि बताया मैंने कि अकाउंटेबिलिटी में क्या है? आंसरेबल है या रेस्पॉन्सिबल, कोई भी चीज़ को लेके अपना वो करना, ओनरशिप लेना। यानी कि इसमें एक और जोड़ सकते हो कि टू टेक ओनरशिप, टेक ओनरशिप फॉर आउटकम्स। जो भी आपने काम किया है उसका ओनरशिप लेना। ओनरशिप मतलब क्या? शेयर लेना। अच्छा, वो ओनरशिप क्या, आउटकम क्या हो सकते हैं? या तो वो उसका काम फेलियर हो सकता है, या तो काम उसका क्या काम हो सकता है? सक्सेस हो सकता है। तो आपने जो भी चीज़ किया है, चाहे आपने खराब काम किया है, चाहे आपने अच्छा काम किया है, दोनों का ही ओनरशिप लेना। समझ गया सुनील? सेम चीज़ है, वही चीज़ है। आंसरेबल को थोड़ा सा और ब्रॉडर टर्म बता रहे हैं कि टू टेक ओनरशिप फॉर आउटकम्स, एंड आउटकम्स कैन बी योर फेलियर एज वेल एज योर सक्सेस, दोनों का लेना। जैसे अभी बताएंगे थोड़ी देर में, इसको लिख लो। तो ये समझ में आ गया ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से यदि हम कहें तो इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं पूछ सकता है तुम लोग, कई लोगों को लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेम है, बस सेम नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम कोई मोरल कंपल्सन नहीं लगा देते या लीगल कंप्लायंस नहीं लगा देते हैं। ये क्यों लगाते? ताकि आंसरेबल बनो अपने एक्शन और बिहेवियर के लिए। ये हम नहीं करते हैं। अब क्यों जरूरी है अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है स्पेशली पब्लिक सर्वेंट के लिए? तो पब्लिक सर्वेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, लिखो इम्पॉर्टेंट फॉर, ऐसे मैं लिखाऊंगा फिर भी लिख लो यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है ना? डिस्क्रिशनरी पावर, बहुत ज़्यादा पावर रहता है। यदि ये पावर को चेक नहीं किया जाए अकाउंटेबिलिटी के थ्रू, यदि अकाउंटेबिलिटी के थ्रू इस पावर को चेक नहीं किया जाए तो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से एब्यूज ऑफ पावर कर देगा, वो पावर को गलत यूज़ कर देगा। अब पावर को गलत यूज़ करेगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर उसको हम भेजे हैं पब्लिक सर्विस करने के लिए, वो पावर का यूज़ कर रहा है गलत तरीके से, किसी को भी डाल दे रहा है जेल में। कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। सिटीजन अभी आया, बात करेंगे, अभी उस पर ही बात करेंगे। बात समझ गए ना? तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ। आज पूरा क्लास पूरा हमारा जो रहेगा अकाउंटेबिलिटी पे ही बेस्ड रहेगा क्लास। अब सबको डिटेल में देखना है, यही तुम्हारा एप्टीट्यूड है।
देखो अकाउंटेबिलिटी, पूरा हम आज अकाउंटेबिलिटी का ही बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी हैज़ गॉट टू पार्ट्स, इसका दो पार्ट्स। नंबर वन, जैसे जानते हो कि आंसरेबिलिटी, आंसरेबल, और दूसरा जो पार्ट है आंसरेबिलिटी एलिमेंट कह दो, आंसरेबिलिटी एलिमेंट कि आपको किसके लिए, फॉर बिहेवियर एंड एक्शंस के लिए, पूरा लिख देना। एंड सेकेंड वन इज योर इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट एलिमेंट। इन्फोर्समेंट एलिमेंट का मतलब क्या है कि इफ नॉट आंसरेबल, यदि आंसरेबल नहीं हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, लीगल पनिशमेंट हो सकता है आपको। इफ नॉट आंसरेबल विल गेट लीगल पनिशमेंट। समझ गए ना? तो यही दो एलिमेंट है। हाँ, बिहेवियर एंड एक्शन जो लिखा चुके हैं तुम लोग को। देखो अब अकाउंटेबिलिटी का हम बात करते हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, यही हुआ ना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक। समझ गए ना? तो लिख लो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक। अब देखो इसमें क्यों जरूरी है, क्योंकि जानते हो कि एक जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। बताए थे ना कोमल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूल से चलता है कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे। यही हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलता है डेमोक्रेसी, एक कंट्री गवर्नमेंट होता है, तो अकाउंटेबिलिटी तो मेंटेन होना चाहिए। जब हम आपको वोट दे के पहुँचाए, हमारा रिसोर्सेस हम आपको दे रहे हैं, तो आपको तो बताना होगा कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, क्योंकि है तो हम ही हैं, पब्लिक ही है ना। पब्लिक अपने आप जी रहा है, पब्लिक ही तो जी रहा है। पब्लिक पैसा दे रहा है, पब्लिक टैक्स दे रहा है, पब्लिक सब कुछ देख रहा है। ये तो पब्लिक को यदि पब्लिक सब आदमी के अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज जिस दिन जग गया, उस दिन कोई गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, अपने आप काम हो जाएगा। और कुछ पढ़े लिखे होंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो फोर्स को लीड कर देगा, है ना। जैसे कि हमने देखा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में कहाँ हमारा सरकार था, उससे पहले तो फिर भी हमारे जो लोग थे पढ़े लिखे थे, वो पूरा मासेस को लीड कर दिया ना। वो अंग्रेज से भी बड़ा था नाम उनका, तो अंग्रेज सरकार में था, फिर भी सरकार को नहीं मानता था, हमारे लीडर्स को माना जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यही कहने का मतलब है कि यस, कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसलिए जरूरी है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। समझ गए ना? जहां तक सवाल है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, तो इसका भी दो एलिमेंट, इसका भी लिखो, टू एलिमेंट्स, पूरा लिख लेना, टू एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, और एक है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन, सिटीजन के तरफ क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने नागरिक के लिए, तो हम अकाउंटेबल हो कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, ये सिटीजन के प्रति होना। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल चेक करना, इंस्टीट्यूशन बनाना, इंस्टीट्यूशनल चेक करना और बैलेंस करना कि उसने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया कि नहीं किया। और उसके लिए आरटीआई होता है, उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है कि इसने काम करते वक्त सही काम किया कि नहीं किया, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बना हुआ है चेक करने के लिए, अंदर ही अंदर चेक हो और बाहर क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो। तो ये इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी है, इट इज ऑल अबाउट योर इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस, सो दैट ब्यूरोक्रेट और पब्लिक सर्वेंट शुड परफॉर्म अकाउंटेबिलिटी एट इट्स बेस्ट, अच्छे से कर सके। समझ गए ना? एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, बाहर सिटीजन को लेके। होप सो समझ में आ गया होगा। या इंटरनल कह सकते हो कि ये इंटरनल ओवरसाइट भी हो सकता है कि अंदर ही देखना कि हाँ कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है,
इंटरनल ओवरसाइट करना, देखना उसको, अंदर ही डिपार्टमेंट ही उसको देख रहा है कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। अब उसके लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, अब देखो जैसे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जैसे इसका एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर। यस कोमल, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है एंड योर लेजिस्लेचर है। ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए है कि नहीं है? यदि एक ही आदमी के पास पावर आ जाए, एक ही बॉडी के पास पावर आ जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी वन अमंग इक्वल मांगते हैं, उसको कैबिनेट है उसका भी, अकेले नहीं है वो। अकेले होगा तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा, रसिया वाला पुतिन वाला हाल हो जाएगा जो यूक्रेन में करके बैठा है वो। फिर चाइना वाला हाल हो जाएगा कि जब तक शी जिनपिंग जिंदा रहेगा तब तक वो चाइना का प्रेसिडेंट रहेगा। और ये जो पुतिन है वो 2036 तक मात्र प्रेसिडेंट रह सकता है वो। बताओ, 2000 से वो डील कर रहा है। और ये तो हद ही पार कर दिया शी जिनपिंग, जीवन भर जब तक सांस रहेगा तब तक वो रह सकता है। संविधान में पूरा संविधान ही चेंज कर दिया। जाओ, पहले वहाँ पे भी 2 टर्म होता था चाइना में, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उड़ा दिया ना, मजाक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का खा गया, और पुतिन भी खा गया पूरी तरीके से। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? तो ये जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी तुमको दिख रहा है, ये कैसे हुआ? बाय द सेपरेशन ऑफ पावर। एक बॉडी के पास ना सब पावर ना हो। हम देखते थे कि जब ब्रिटिश आया था तो ब्रिटिश सब कुछ ब्रिटिश ही करता था। गवर्नर जनरल जो थे ना, वो सब जुडिशरी का भी काम करते थे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें आना, फिर आस्ते 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 सब चेंज हुआ है ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। लिख लो वहाँ पे। और जहाँ तक सवाल है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, तो इसमें देखो हम ओम्बड्समैन बना देते हैं। ओम्बड्समैन मतलब क्या होता है? कहीं पे भी शिकायत है तो बोल दो, वो चेक कर लेगा, अंदर ही अंदर देख लेगा वो। यदि कोई पनिश्ड होगा सिविल सर्वेंट तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, है ना? बिल्कुल समझ गए ना? ऑफिशियल ओवरसाइट होगा, वही सब। ऑडिटर जनरल रह सकते हैं उसमें, एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। लिख लो इस चीज को। अब हम थोड़ा इंडिया के बारे में बात करना चाहेंगे कि इंडिया में दिक्कत क्या है। हो गया ना ये? उधर ही लिख दे। इंडियन प्रॉब्लम्स। देखो भारत का प्रॉब्लम क्या है, भारत का, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ना जितना होना चाहिए था, स्पेशली ये वाला एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इंडिया का प्रॉब्लम है कि एक्सटर्नल जो अकाउंटेबिलिटी है ना उतना ज़्यादा है ना, ब्रॉडर नहीं है, ये बड़ा ही लिमिटेड है। कोई भी काम कर देता है ना, उसके बाद कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मान लो कि सिविल सर्वेंट कुछ गलत काम कर दिया, लेट से सिविल सर्वेंट, तो उसको लाइबल ही नहीं माना जाता है, वो फिर आके प्रोटेक्शन दे देता है पॉलिटिशियंस को। देखते हो, कभी तुम देखे हो कि एक IAS कई चीज़ के लिए पकड़ा गया और न्यूज़ में आ गया? कहीं न्यूज़ में आता ही नहीं है। तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है लिमिटेड है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिश का भी यही था जो, इसका एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है तुम्हारा? जैसे कि बताएं, पॉलिटिशियन बोलना गलत हो जाएगा, ये कह सकते हो कि नेक्सस कह दो। हाँ, ये लिख लो ना, क्या बोलते हो, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का नेक्सस होना तुम्हारा ब्यूरोक्रेट्स के साथ, यानी कि सिविल सर्वेंट के साथ। समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाता है। समझे ना? तो अब जब नेक्सस रहेगा तो जाहिर सी बात है, यदि नेक्सस है तो सिविल सर्वेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो डिग्रेडेड हो जाएगा, घट जाएगा। वो तुम कुछ भी करो ना, हम है ना, जब ये बोलेगा तब तो वो पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करेगा। जब वो पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए करेगा तो जनता क्या देखेगा? वो तो प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ से। और ये भी देखते हम कि बहुत प्रॉब्लम है सेपरेशन ऑफ पावर को लेके भी दिक्कत है। सेपरेशन ऑफ पावर में भी कभी कभी देखते हैं, इसमें तो खुद ही दिक्कत ही है। देखते हो तुम लोग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कितना दिक्कत
जब मेजोरिटी में सरकार हो तो लगता है कि लेजिस्लेचर तो एग्जीक्यूटिव ही है, जैसे लोकसभा अभी हमें दिखता है हम लोग को। तो ये सब प्रॉब्लम है। अब क्या ये सब प्रॉब्लम है तो क्या सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन भी है, बिल्कुल सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में बताएंगे सोल्यूशन, पहले उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो अब बात करते हैं, इसका सोल्यूशन कह सकते हो, एक तरह सोल्यूशन ही है, सोशल अकाउंटेबिलिटी। नंबर 2, सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जब होगा, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ना पीपल का भी पार्टिसिपेशन होगा, समझे? पीपल का भी पार्टिसिपेशन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट कर दिया, तो अब केवल पावर ऊपरी तक लेवल नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक ही नहीं है, अब ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को भी मिल गया। तो क्या हुआ कि हम ग्राम सभा को फिर से वो करना चाहते हैं, विलेज पंचायत को भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जब विलेज पंचायत और हम म्यूनिसिपैलिटी को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो सोशल ऑडिटिंग अपने आप हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम आरटीआई वाला कॉन्सेप्ट भी लेके चलाए। तो आरटीआई में यानी कि लोग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए लोग जाकर फाइल कर सकते हैं। इसे अपने आप पीपल का पार्टिसिपेशन है कि नहीं? यदि वो नहीं दे रहा है हमको, वो अपना अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहा है, तो हम मांग रहे कि बताओ जरा कितना कितना काम हुआ है आपको, बताओ जरा, ठीक है? या फिर दूसरा देख सकते हो, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर भी वैसी टाइप का होता है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम, इस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली इस एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, उसको फिक्स करने के लिए यस वी हैव सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत पीपल का पार्टिसिपेशन होता है। जहाँ पीपल का पार्टिसिपेशन हुआ अपने आप अच्छा हो जाएगा। समझ गए ना? ये सभी चीज़ है, लिख लो इस चीज़ को। हाँ, इसको मैं मिटा के फिर लिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखो, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब किस तरह इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कैसे हो? जैसे कि हमने फर्स्ट वन वही आरटीआई पास कर दिया, आरटीआई एक्ट पास कर दिया 2005 का। एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है कि नहीं है? ये भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या कहा, इसमें कहा कि यस रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी काम हो रहा है अंदर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, वो भी सही सही चाहिए। हाँ, हमने ये भी कर दिया डेलीगेशन ऑफ रोल, डेलीगेशन ऑफ रोल को फिक्स कर दिया, डेलीगेशन ऑफ रोल। अब डेलीगेशन ऑफ रोल्स का मतलब क्या होता है कि हमने इतना पावर दिया, इस पावर को आपको दिया, आपको करना होगा। जैसे मिलिट्री के लिए देखो, मिलिट्री, अब भारत सरकार को थोड़ी पता है कि प्रत्येक दिन क्या होने वाला है, तो कुछ पावर दे दिए, उस पावर के हिसाब से वो खुद काम कर लिया। तो ये भी तो एक अकाउंटेबिलिटी ही है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ रोल, पावर भी लिख सकते हो, ये भी एक अकाउंटेबिलिटी का जरिया हुआ कि हम कुछ पावर दिए, अब वो अपने हिसाब से करेगा। समझ गया ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या किया है देखो, हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। ये हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे। यदि कहीं पे हमको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो आई कैन टेक द एक्शन ऑल्सो। समझ गए ना? यस, हम कोशिश करते हैं कि ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिए,
वही 73rd और 74th। जब पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन वही 73rd और 74th उसी को लिख रहे हैं। समझ गए ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोशल ऑडिटिंग को हम कंपलसरी कर दिए, सोशल ऑडिटिंग को हम कंपलसरी कर दिए, कंपलसरी। यानी कि सोशल ऑडिटिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल है एमजी नरेगा। और एमजी नरेगा का जो वेतन जो मिलता है वो ग्राम सभा डिसाइड करता है। डू नो दिस थिंग? बताए थे ग्राम सभा डिसाइड करता है। तो देखो सोशल ऑडिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीपल का पार्टिसिपेशन है, किसको कितना, कौन सा? हाँ, जिस गांव से वो आया है उसको ग्राम सभा डिसाइड करेगा। ऑर्फेन तो उसके लिए अलग, उसके लिए नहीं होगा, वो सोशल ऑडिटिंग नहीं होगा। वो तो अपना जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला आता है, उससे होगा। जो एमजी नरेगा के अंदर काम करते हैं सर, उसको सरकारी जॉब बोल सकते हैं क्या सर? नहीं, सरकारी जॉब नहीं है। सरकारी जॉब कैसे होगा वो सर? 100 डेज तो नहीं, 100 साल में 365 में 100 डेज देने का बात है। सरकारी जॉब नहीं, गलती से भी नहीं। सरकारी जॉब कैसे हो सकता है? देखो इसमें ये भी देखो, ग्रेटर लिख लो इसमें, ग्रेटर मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक के लिए जो खर्च होगा उसके ऊपर ओवरसाइट होगा, ऐसे खर्च नहीं की करने देगा, चेक होगा उसके लिए। समझ गए ना? यदि मैं बात करूं सोशल ऑडिटिंग का तो आंध्र प्रदेश बेस्ट एग्जांपल है। आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है एमजी नरेगा के ऊपर, स्पेशली सोशल ऑडिटिंग को लेके। लिख लो। लिख लिए? देखो ये जरूरी है कि हमें, ये जरूरी है कि हमको परफॉर्मेंस है ना, ऑलवेज ट्राई टू लिंक परफॉर्मेंस विथ आउटकम्स। आपका परफॉर्मेंस जो रहा ना उसके आउटकम के साथ उसको चेक करो, देन यू विल गेट द रिजल्ट। और वही रिजल्ट बता देगा कि अकाउंटेबिलिटी कितना आपका फिक्स है। समझ गए ना? अब मैं कुछ बताना चाहूँगा। ऐसे तो मैं ये देखो मैंने बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया। इसमें सर एडवाइजरी कमेटी के मतलब जैसे अकाउंटेबिलिटी के सर एडवाइजरी कमेटी का भी होना चाहिए। हाँ, सेकंड वन ओम्बुड्समैन जो था ना, सब उसी में आ जाएगा। फीडबैक सिस्टम भी इसी में आ जाएगा। हाँ, फीडबैक सिस्टम बिल्कुल सब में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा, सब टोटल उसी में आ जाएगा। स्पेशली सेकंड वन जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है ना उसमें। सर ये अकाउंटेबिलिटी सर स्पेशली सर लीडर के लिए ही हो सकता है सर, जिसको पावर है वही करेगा ना, जो लीड कर रहा है सर। हाँ। अब तुम बोलोगे सर आपका अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे तो हम तुमको पीटेंगे नहीं, फिर हमारा अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कर सकते हैं। हाँ, यदि हाँ यदि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब ना, यदि हम पब्लिक रिसोर्सेज को यदि होल्ड करके रखे, हाँ ये बोल सकते हो कि सर आप, हाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रिसोर्सेस यदि होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये हो सकता है कि तुम लोग मान लो कि जो हिंदू पेपर देते हो, हिंदू पेपर के लिए 200 100 जो भी देते हो, आज भी मैसेज किए हैं तुमको, करेक्ट? हाँ, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बोल सकते हो कि सर हमारा पैसा कहाँ गया, तो उसके लिए आई हैव टू बी अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि आखिर हम पब्लिक का रिसोर्सेज को होल्ड कर रहे हैं ना। जब आप पब्लिक का रिसोर्सेज को होल्ड करते हो तब तो आपको अकाउंटेबल ही बनना होगा। यदि उस समय अकाउंटेबल नहीं हो तो फिर नहीं होता। इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या बोल देते हैं कि विद्यार्थी खुद ही जमा करेगा उस चीज़ को, तो फिक्स है मेरा अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे हो ना? नहीं तो कोई बोले है कि सर 2 रुपये जो बचा था उसका क्या किया। लेकिन सर ये भी हो सकता है विद्यार्थी अकाउंटेबल है उसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, यदि विद्यार्थी अकाउंटेबल नहीं हो, ठीक है, तो बिल्कुल हम आएंगे बोलने के लिए कि अपने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो तुम, हम आएंगे बोलने के लिए। ये आपका अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तो ये मेरा अकाउंटेबिलिटी है।
समझ गए ना। मगर हमारा जो यदि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता, अभी तो छोटा छोटा क्लास है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ कि यही बड़ा रूप ले लेगा तो कैसा फर्क पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं चंदा लेने के लिए लोग आता है कि नहीं आता है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए आता है। जैसे कि सिंपल देखो ना, प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड था, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं होने की वजह से कितना ज़्यादा उसका रिपुटेशन कितना खराब हुआ, ये बात समझो ना। तो यही जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को लेके, समझे ना। अब पर्सनल लेवल पे ज़रूरी है, वो पर्सनल से ज़्यादा पब्लिक ज़रूरी है, जहाँ पे आप किसी दूसरे के साथ जुड़े हो और आपके पास पावर हो। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, मगर बस तुम लोग को जानना है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इसका कितना रूप होता है। ऐसे तो देखोगे ना डीप में, तो एक किताब ही पढ़ सकते हो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उतना नहीं जाना है तुम लोग को, उतना नहीं समझना है। क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा ना, उसमें यदि इतना तुम लोग को आता है तो यू कैन राइट डाउन मैनी क्वेश्चन, डील कर सकते हो। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अकाउंटेबिलिटी, जब अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं ना, तो हमको 5 लेवल से गुजरना पड़ता है। ये हम सोचे तुम लोग को भेज दे, और कोई बात नहीं, लिखा ही देंगे क्योंकि जल्दी खत्म हो गया। देखो लेवल 1 को कहते हैं डिलीवर्स रिजल्ट कंस्टेंटली, यानी कि अपना जो रिजल्ट है ना, उसको लगातार देते रहो, काम करते रहो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट, sincerity and commitment to the job and your duty। जॉब और अपने ड्यूटी को लेके सिंसियर रहना, ये क्या है तुम्हारा पहला लेवल है अकाउंटेबिलिटी का, समझ गए ना। यानी कि डिलीवर्स रिजल्ट कंसिस्टेंटली, आराम से कंटिन्यूस आपको देते रहना है। और भी पॉइंट हो सकता है इसमें। डज नॉट मेक एक्सक्यूज नहीं बनाना है, does not make excuses, हाँ, can do attitude, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम फ्रेम में चलना होगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब टाइम फ्रेम भी तो होगा ना, टाइम फ्रेम में काम नहीं करोगे तो फिर तो हो गया। फिर दूसरा लेवल 2, इसमें कह सकते हो कि पर्सनल ओनरशिप लेना अपने काम को लेके, जो बताए थे उस समय। पर्सनल ओनरशिप फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क डन, क्वालिटी ऑफ वर्क डन, कैसा काम किए, फेलियर रहा सक्सेस रहा, उसका ओनरशिप लेना, जो कि लिखा दिए थे उस समय। 2 देखो, 2 क्या कहते हैं, डिलीवर्स रिजल्ट्स इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन। यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, अनफेवरेबल रहा, तभी भी आप अपना रिजल्ट दो, तभी भी आपको देना होगा। यानी कि पॉजिटिव रहना, रिमेन्स पॉजिटिव, लिखो रिमेन्स पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन अचीविंग आउटकम्स, focused on achieving outcomes rather having too much challenges। शुभम कुमार बेस्ट एग्जांपल, कोविड-19 आ गया फिर भी पॉजिटिव रहे, फिर भी फोकस किया आउटकम्स के ऊपर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लड़खड़ा गए, शुभम कुमार नहीं लड़खाया, इसलिए नंबर 1 आए हैं वो। तो ये देखो डिलीवर्स रिजल्ट इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन, कहने का मतलब क्या, कितना बढ़िया अकाउंटेबिलिटी उन्होंने फिक्स किया अपने पर्सनल लेवल पे, कह सकते हो। ठीक है, उसी तरह देखो इसमें क्या है तुम्हारा, हाँ, मॉनिटर्स क्वालिटी
रेगुलरली अपना क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, रेगुलरली मॉनिटर्स करना, कहाँ इतना बेस्ट ठीक है, इससे और अच्छा होना चाहिए, और करते गए। वो अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि हम अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। समझ गए ना? हाँ। टेक ओनरशिप ऑफ एनी शॉर्टफॉल, कहीं कोई गड़बड़ हुआ ना उसका ओनरशिप लेना खुद ही कि हम जिम्मेदार हैं। एंड शॉर्टफॉल्स एंड लर्न लेसन्स फ्रॉम देम, यहां से लेसन सीखना, कहीं पे गड़बड़ा गया तो वहां से लेसन लेके सीखना। थर्ड पार्ट, टेक ओनरशिप ऑफ एनी शॉर्टफॉल्स। हाँ, शॉर्टफॉल्स मतलब कोई दिक्कत हुआ कहीं पे भी, ठीक है ना, एंड लर्न लेसन्स फ्रॉम देम, एंड लर्न LEN। इंग्लिश लिख पाते हो ना? इतना तो कमजोर नहीं ना इंग्लिश तुम लोग का, हो गया कोमल लिख ली? हाँ, थोड़ा सुन के भी वहाँ पे सुन के भी थोड़ा लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैनेजेस परफॉर्मेंस को मैनेज करना, हाँ लेवल 3। इसमें क्या करना, क्लैरिफाइज गोल्स, अपने गोल को क्लियर रखना, अपने रोल को क्लियर रखना, रोल को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना कि हाँ हाँ मेरा इतना काम है, आई हैव टू डू इट। हाँ, उस डोमेन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। समझ गया ना? ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ है। प्रमोट अ कल्चर ऑफ प्रमोट अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना। सिस्टम में जब काम कर रहे हो तो सिस्टम में क्या करोगे, प्रमोट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। समझ गया ना? किसके लिए? फॉर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। अब पता चला कि बस वही उसी तरह काम कर रहे हो जैसे दूसरा कोई काम कर रहा है, तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होगा? आपको जाकर टीम में चेंज करना होगा चीज़ों को। समझ गया ना? उसके बाद देखो फोर्थ वन टेकिंग ओनरशिप्स। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग ओनरशिप्स ऑफ अदर्स परफॉर्मेंस। ये जी कोई दूसरा कोई है ना, दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें भी अपना ओनरशिप लेना, ये क्या कर रहा है ये, यानी कि दूसरे को मोटिवेट करना, मोटिवेट अदर्स टू डू बेस्ट, टू डू बेस्ट, दूसरा कोई भी अच्छा करे। समझ गया ना? इंसेंटिवाइज करना, दूसरे को इंसेंटिवाइज, हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इंसेंटिवाइज अदर्स टू डू गुड वर्क, और या फिर मोटिवेट करना या रिवार्ड देना, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड देना, रिवार्ड फॉर गुड वर्क। ये हुआ फोर्थ वन। एंड नाउ फिफ्थ वन इज ड्राइव्स परफॉर्मेंस कल्चर, यानी कि परफॉर्मेंस कल्चर, यानी टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर अचीविंग द डिपार्टमेंट, यानी कि पूरा डिपार्टमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, डिपार्टमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। समझ गया ना? बस इतना ही लिख दो, यानी कि डिपार्टमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, डिपार्टमेंट का होल परफॉर्मेंस का फिक्स करना, एक ही बात। ये है, इतना कुछ आता है तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी के अंदर। इफ यू आर द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव ड्यूटी फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू द लास्ट लेवल, दैट इज 5th लेवल। पहला लेवल क्या है? काम करते रहो लगातार, सिंसियरिटी और कमिटमेंट होना अपने काम को लेके, एक्सक्यूज नहीं बनाना। समझ गए ना? कैन डू एटीट्यूड, कोई बात नहीं, कितना भी हार्ड है आई कैन डू इट। टाइम फ्रेम में काम करना, ओनरशिप लेना कि हम कितना भी कोई भी काम किए हैं उसका ओनरशिप लेना कि ठीक है जिम्मेदार हम हैं। दूसरा क्या है?
कि यदि अनफेवरेबल कंडीशन भी आया उसके बावजूद भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना, पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव और फोकस्ड करना आउटकम्स के ऊपर, ठीक है। अपने वर्क का जो क्वालिटी है उसको बार बार चेक करना कि हम क्या कर रहे हैं। ओनरशिप लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बोलो कि हाँ सर हमसे ये गलती हो गया, कोई बात नहीं है, और मन में सोच लो कि यह गलती हुआ, अब गलती नहीं करेंगे, यहाँ से हम सीख रहे हैं। थर्ड वन, परफॉर्मेंस को मैनेज करना। अब परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे करोगे? पहले तो गोल समझोगे, गोल क्या है तुम्हारा, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा, और इस तरह का कल्चर पूरी डिपार्टमेंट में फैलाना, यानी कि प्रमोट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि हम डिलीवर कर सके सिटीजन के लिए जो भी सर्विस हमको दिया गया कि यस यू हैव टू डिलीवर सर्टेन सर्विस, उस तरह कल्चर को प्रमोट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ वन, टेक ओनरशिप अदर परफॉर्मेंस। यदि दूसरा कोई भी काम कर रहा है उसमें भी जिम्मेदारी लेना खुद का। तो कैसे लोगे? मोटिवेट करना दूसरे को, एक गलत हो रहा है, फंस जाओगे, बढ़िया से तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आया है, देख लो। तो यानी कि इंसेंटिवाइज भी कर सकते हो, या फिर तुम उसको लीगल पनिशमेंट भी दे सकते हो। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड कर सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज ड्राइव्स परफॉर्मेंस कल्चर, यानी कि पूरा डिपार्टमेंट का ही देखना, क्योंकि एक एक से कड़ी बनता है ना, तो इस हिसाब से हम एक सिस्टम का अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक। समझे ना? बस इतना ही बताना था आज की क्लास में। इट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स इट।